तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो फिर शुरू करें। यस सर, लेट्स गो। हमें ख़त्म करना है फटाफट इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। 10-15 मिनट 12 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है जी। तो सर टैक्स क्या होता है? सर अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो टैक्स कितने प्रकार का होता है? सर दो प्रकार का, डीटी, आईडीटी। सर ये तो हमें पता ही है। अच्छा जी, डीटी और आईडीटी। इनकम टैक्स, जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स में क्या है? बर्डन टैक्स के ऊपर है, टैक्स पेयर के ऊपर है। तेरी इनकम तेरा टैक्स तू भर। जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है? बर्डन आगे शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इनडायरेक्ट टैक्स एग्रेसिव है। ऑब्वियसली इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स ज़्यादा पड़ता जाएगा। अमीर के लिए ज़्यादा टैक्स, गरीब के लिए कम टैक्स। आईडीटी रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव मतलब अमीर के लिए भी सेम टैक्स रेट है, तुम्हारे लिए भी सेम टैक्स रेट है। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन एक्सपेंसेस। तुम अपने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स भरते हो और अपने खर्चों में जीएसटी पे करते हो। ठीक है सर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास क्या है? जीएसटी, जो कि पैदा कब हुआ था? सर मैं पैदा हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ऐसा जीएसटी बोल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो जीएसटी के फीचर्स देख लेते हैं एक बारी। जीएसटी जो है वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन जितनी होती जा रही है उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि बाकी का तो आईटीसी मिल जाता है और कंटिन्यूस चेन ऑफ आईटीसी इज़ अ फीचर ऑफ डैट। जीएसटी के बारे में हमें इतना पता है। इसका बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे जाता है, फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि बीच में जितने भी ट्रेडर मैन्युफैक्चरर आएंगे वो तो अपना आईटीसी लेते जाएंगे, तो बर्डन अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स है सबसे मेन चीज़, क्योंकि पुराने टैक्स रिजीम में यही तो दिक्कत थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। अब जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक टैक्स लगेगा, वन टैक्स वन नेशन, जय जीएसटी। ठीक है जी। सर जीएसटी की क्या टाइप्स हैं? सर एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है सर। सर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में से एक लगेगा एक टाइम पे ऑब्वियसली। सर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेंगे या फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेंगे। ठीक है जी। ये दोनों कब लगेंगे? मतलब ये और ये, या फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी कब लगेंगे? जब इंट्रा स्टेट सेल होगी। ठीक है जी, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। और अगर इंटर स्टेट होगी, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो आईजीएसटी लगेगा। लगेगा जी लगेगा। सीजीएसटी सेंटर लगाती है, स्टेट एसजीएसटी स्टेट लगाती है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी लगाती है और आईजीएसटी सेंटर लगाती है। ठीक है सर। उसके बाद जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं? आया क्यों? क्या फ़ायदा तेरा भाई? एक तो भाई यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना दी इसने, वन नेशन वन टैक्स, वेरी गुड। पूरे पूरे इंडिया में एक ही टैक्स है ना अब। पहले क्या होता था, वही महाराष्ट्र की वैट अलग थी, वहाँ की अलग थी, यहाँ की अलग थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और खास करके दिक्कत किनको आती थी? जिनका ऑल ओवर इंडिया काम चलता है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे देश में एक ही जीएसटी है। ठीक है जी। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईजियर टैक्स कंप्लाइंस। तो 2 पॉइंट ईज से हो गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईजियर टैक्स कंप्लाइंस। एंड 2 पॉइंट बूस्ट से हो गए, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग। तो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उस चीज़ को हटा दिया इसने। धन्यवाद जीएसटी जी आपका। उसके बाद ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर ऐसे सबमर्ज से हो गए, जो पहले अलग अलग लगते थे अब सिर्फ एक जीएसटी लगता है, तो उसके अंदर कौन से अंडर हो चुके हैं उसके? तो सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, अलग अलग बाइफर्केशन पढ़ के जाना। सेंट्रल के कुछ अलग याद करके जाना, स्टेट के कुछ अलग याद करके जाना। एटलीस्ट 4 तो दोनों की याद होने चाहिए खड़े पैर। तो सेंटर की बात करें पहले, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स टैक्स, अपना सर्विस टैक्स और एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ये हट चुका है। ठीक है जी। स्टेट टैक्सेस की बात करें, स्टेट वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटरिंग एंड गैम्बलिंग, एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जो अब जीएसटी आ गया ना, तो एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर तो जीएसटी आ चुका है, तो इसलिए ये सब अब हट चुका है जो स्टेट टैक्सेस होते थे पहले। सर और कोई बताओ स्टेट टैक्स में? एक एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट, वो भी हट चुका है, वो भी जीएसटी के अंदर आ चुका है। ठीक है जी। हाँ जी सर। कुछ ऐसी सर्टेन गुड्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी की बड़ी स्पेशल एप्लीकेबिलिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी गुड्स हैं? अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये तो आपको पता ही है, बाय डेफिनेशन जीएसटी से बाहर हैं। तो सर इन पे लगता क्या? इन पे एक्साइज ड्यूटी और वैट लगती है। एक्साइज ड्यूटी सेंटर लगाती है, वैट स्टेट वैट लगता है। ठीक है जी। टोबैको, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, जीएसटी भी लगता है, वैट नहीं लगता। बट सोचो मैन्युफैक्चरिंग पे एक टैक्स लग रहा है, फिर उसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है। भाई साहब ये सारी ना रेवेन्यू बनाने वाली चीज़ें हैं सरकार के लिए। एवं नहीं इन पे बैन लग रहा, चाहे जितना मर्जी ये समाज को ख़राब करें। समझ रहे हो? पैसा बोलता है भैया, पैसा तो कमाओ।
तो नशे, बीड़ी, दारू, ये सब चीज़ों पे ऊपर भयंकर भयंकर टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी सब पे जो देखने वाली बात है, ठीक है। और तुम ये समझ लो जितनी भी गीली गीली चीज़ें हैं, अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर जीएसटी नहीं है, अगर मैं स्पेशल चीज़ों की बात करूँ ये वाली। और टोबैको और ये नशे, जीएसटी इन पे है, ठीक है सर, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सर पुरानी टैक्स रिजिम में दिक्कत क्या थी, ना आता जीएसटी तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता था? नहीं भाई दिक्कत थी, क्या क्या दिक्कत थी सर? एक तो नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब स्टेट वैट भी लग रहा है, फिर स्टेट उसके ऊपर लग्जरी टैक्स भी लगा रही है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा रही है। ऐसे इंक्लूजन करके चलो ना यार, अगर तुम एक टैक्स लगा रहे हो, तुम ही तो स्टेट हो, तुम्हारे पास ही तो जाना है, तो एक ही बार लेके चलो ना। पर नहीं, हम तो चौधरी हैं, हम तो अलग लगाएंगे। ठीक है सर, दिक्कत थी, क्या थी, अब क्या कर सकते हैं। डबल टैक्सेशन ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स भी ट्रीट होता था, सर्विसेज भी होती थी, और उस पर टैक्सेशन दोनों तरफ से हो जाता था। सर एग्जांपल बताओ, सॉफ्टवेयर पे गुड्स का भी टैक्स लगी जा रहा था, गुड्स बना के उसको सॉफ्टवेयर, उसको सर्विस बना के भी टैक्स लग रहा था। हद है भाई, बताओ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर। ओके जी, क्या नहीं कर सकते, जीएसटी आ चुका ना, अब तो कर तो दिया जो कर सकते थे। ठीक है जी। नो सेट ऑफ सेनवेट विद स्टेट वेट वॉज पॉसिबल। अब एक्साइज ड्यूटी पे, एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर आगे वो माल ट्रेडर के पास गया। अब ट्रेडर के पास जो सेनवेट है और उसने जो अपनी आउटपुट पे स्टेट वेट पे करना है, सेट ऑफ ही नहीं हो सकता था। जैसे इधर जीएसटी होता ना, जो परचेज पे तुम पे करके आए जीएसटी, वो इधर आउटपुट से आईटीसी सेट ऑफ हो जाता है, वैसे होता नहीं था वो, तो दिक्कत थी भाई, कॉस्ट बढ़ रही थी बिन मतलब की। ठीक है जी, कास्केडिंग भी हो रही थी ऑब्वियसली। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, आपस में कोई इनका मेल जोल था नहीं, मतलब हर कोई अपना अपना लगा रहा था, है ना। सर्विस टैक्स सेंटर लगा रही थी, वैट स्टेट लगा रही थी, हर कोई बस अपना अपना रिवेन्यू बटोरने के चक्कर में था। ठीक है जी। तो ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो आज भी जीएसटी से बाहर है, मतलब अलग से लेवी किए जा रहे हैं? सर एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगती है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, सब कुछ। ठीक है जी। स्टैम्प ड्यूटी होती है प्रॉपर्टी पे, आज भी तुम प्रॉपर्टी खरीदने जाओ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। टोबैको अल्कोहल अभी हम पढ़ के हटे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी आज भी बाहर है। व्हीकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, ऐसी चीज़ें अभी भी अलग से लगती हैं। जीएसटी भी लगता है कार पे, मतलब समझ रहे हो भाई। लग्जरी आइटम्स पे तो सरकार इतना ठोक के टैक्स लेती है ना, तुम गेस भी नहीं कर सकते। ठीक है। और पेट्रोल और डीजल तो वैसे ही जीएसटी से बाहर है, पता ही है हमें ये तो। इसको फटाफट अगर याद करना हो तो मैंने एक गाड़ी इंपोर्ट कराई, उसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी में खड़ा किया और उसको, उसके आग लगी उसके तेल में, और फिर अब मैं क्या कर सकता था? मैं तो गम में बैठ के दारू और सुट्टा मार रहा था। सर क्या स्टोरी बना दी आपने, एकदम दुखदाई, क्या बोल सकते हैं। ठीक है जी। कंपनसेशन सेस इतना खास रेलेवेंट नहीं है, बट अगर शॉर्ट नोट आ गया लिखने को तो लिख सकते हैं कि भाई सेस जो इम्पोज होता है वो ऐसी आइटम्स पे होता है, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स एट्सेट्रा। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर कंप्यूट होता है जी। ठीक है। ये स्टार्टिंग में आया था स्टेट्स को कंपनसेशन देने के लिए कि भाई तुम्हारे रेवेन्यू पे जो नुकसान हुआ है, जीएसटी आने से पहले उनको उस चीज़ पे ज़्यादा कमाई थी टैक्सेस में, लेकिन अब जीएसटी में उनको कम कमाई होगी, तो उनको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस आया था। ठीक है जी। आया था पहले सिर्फ 5 साल के लिए कि भाई 5 साल तक तुम्हें जितना दुख होगा हम भरते रहेंगे। अब ये थोड़ा और एक्सटेंड हो के 2026 तक जा चुका है। ठीक है सर, 31 मार्च 26 तक एक्सटेंड हो चुका है। ओके जी। तो सर बचा क्या? बचा अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बची हैं। अब देखो, पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक चलती है, नहीं ये नहीं, पहली बात तो ये कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जीएसटी लाने के लिए उनको 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है जी। वो क्यों करनी पड़ी सर? क्योंकि उससे पहले तक सेंटर के पास अलग पावर थी लॉ बनाने की, टैक्स कलेक्ट करने की, लेवी करने की, स्टेट के पास अलग थी। अब जीएसटी में तो साइमल्टेनियसली लेवी करेंगे, तो कंकरेंट पावर्स देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करनी पड़ी। क्योंकि कुछ भी अगर टैक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैचिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पार पे नहीं है, तो वो वर्ड अब इनिशियो इलीगल है। तो जीएसटी आना था, दोनों ने साइमल्टेनियसली टैक्स लगाना था। अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी तो होना चाहिए, तो इसलिए अमेंड करना पड़ा। ठीक है जी। थोड़े सर आप हमें फिर फटाफट रेलेवेंट आर्टिकल बता दो। रेलेवेंट आर्टिकल एक तो 265 है, याद नहीं करना, सिर्फ ये वाला सुन लो। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ ना बोले
तुम कोई टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं कर सकते। सर इसलिए हम रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज नहीं पे करके आते। वेरी गुड, यू आर स्मार्ट। आर्टिकल 245 ये बोलता है, पावर देता है लॉ एनेक्ट करने की, पार्लियामेंट को देता है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली सेंटर की तो पूरा देश ही है, और स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी स्टेट्स का। ठीक है जी, ठीक है जी। आर्टिकल 246 ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका 7th शेड्यूल आगे बहुत जगह लिंक होगा, तो इसलिए सुन लो कि आर्टिकल 246 जो है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी देता है कि पार्लियामेंट को और स्टेट को। ठीक है जी। अब बात क्या है कि इसका 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 का, जिसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो वाले मैटर्स हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के लिए मैटर्स हैं सेम, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के लिए कि दोनों जिस पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है सर। अब बात क्या है जी, बात ये है कि यही बात है बस। ठीक है। आर्टिकल 246 ए आया फिर, क्योंकि 246 में तो फिर समझ रहे हो 246 में क्या सीन था कि यूनियन उसकी यूनियन लिस्ट थी जिसमें सेंटर के पास पावर थी, स्टेट लिस्ट थी स्टेट के पास पावर थी, कंकरेंट लिस्ट में ऑब्वियसली टैक्स का नामो निशान नहीं था। तो 246 ए आया जिसने बोला पावर टू लेवी जीएसटी। और इसमें भी एक और चीज़ ऐड हुई कि 246 ए में बोला कि जो पार्लियामेंट है, जितने भी इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक रहेगा, एक्सक्लूसिव राइट्स रहेंगे टू मेक लॉ। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 279 ए में। ठीक है जी। सर 279 ए है क्या? जीएसटी काउंसिल। 279 ए जीएसटी काउंसिल। सर इसको याद कैसे रखें? ऐसे रखो 279 ए जीएसटी काउंसिल, हो गया ना याद। अब अगर भूले ना, तुम्हें 279 ए जीएसटी काउंसिल ऐसे याद होना चाहिए कि अगर तुम सो रहे हो और तुम्हें एकदम से कोई नींद में से थप्पड़ मारे, आर्टिकल 279 ए बता क्या है? सर जीएसटी काउंसिल, चल सो जा। ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है। 279 ए जीएसटी काउंसिल। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल पैदा हुई। तब जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 8 सितंबर को प्रेसिडेंट की असेंट मिली ना, तब उसके एक हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट 12 सितंबर को उसने काउंसिल फॉर्मेट करना स्टार्ट कर दिया। तो 15 सितंबर को इसका जन्म हो चुका था। ठीक है जी। तो निर्मला सीतारमन जी जो करंट अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है यूनियन की, शी इज़ द चेयरपर्सन। उसके बाद हर एक स्टेट का एक एक मिनिस्टर, चाहे वो फाइनेंस वाला, चाहे टैक्सेशन वाला, या उन्होंने जो मिनिस्टर नॉमिनेट किया होगा, वो मेंबर होते हैं। ठीक है। तो इनकी ऐसे होता है कि भाई 50% वो कोरम होती है ना, 75% वेटेड वोट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट का वेट 1/3 होता है, और स्टेट गवर्नमेंट की वोट का वेट 2/3 होता है। तो ऐसे परसेंटेज होती है ना। कुछ ऐसे खास कैलकुलेशन वाली चीज़ है नहीं है पेपर में। आई डोंट थिंक कैलकुलेशन आएगी, अगर आएगी तो आईसीआई महान है भाई, नहीं आनी चाहिए। काउंसिल सर करती क्या है? तो भाई देखो, काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन देती है सेंटर को लॉ बनाने के ऊपर कि क्या लॉ बनाना चाहिए, अब क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या होगा, ये वो रिकमेंडेशंस किस चीज़ के ऊपर, कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, जीएसटी कब लगना चाहिए, जैसे 20 लाख है, 40 लाख है ना जो है। एग्जम्पशंस, कौन सी चीज़ एग्जम्प्ट करनी है, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होंगे, है ना, या जैसे पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी कब से लगेगा। तो ये चीज़ों की रिकमेंडेशन देती है। और तो मैं बता दूं, जैसे तुम्हारे एग्जाम्स के लिए फाइनेंस एक्ट 2024 रेलेवेंट है, तो उस एक्ट में जो नोटिफिकेशंस आई हैं, ठीक है, वो नोटिफिकेशन जो आई हैं उससे पहले काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें काउंसिल वो सेम चीज़ रिकमेंड करता है कि आप ये करो। फिर वो रिकमेंड होती हैं। बेसिकली वो पार्लियामेंट के ही तो बंदे होते हैं, अपनी ही सरकार होती है, तो वो बोल देते हैं कि भाई ये वाली चीज़ हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जीएसटी में लेके आओ, तो वो नोटिफाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो काउंसिल की चलती है, मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ मत समझना, काउंसिल तो महान चीज़ है भाई। आर्टिकल 269 ए, इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा आगे, बट फटाफट सुन लो। इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर जो आईजीएसटी लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, मतलब सीजी कलेक्ट करती है ना, सीजी के पास जाता है, और उसको जब उसके पास आ जाएगा, लेट से उसके पास 100 रुपये आया, तो उसमें से आपको पता है सी और एस का बंडल होता है आईजीएसटी, तो 50 रुपीज़ जाएंगे स्टेट के पास अगर 100 रुपये आया आईजीएसटी तो। ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर इंटरस्टेट है, वो तो पता ही इंटरस्टेट गिनी जाती है। ठीक है जी। और जो अमाउंट अपोर्शन करिए स्टेट को, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है जी। ठीक है जी।
अब आपको पता है ना, इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया, जिसमें मतलब सेंटर और स्टेट दोनों साथ में टैक्स लगाते हैं, ठीक है। फ्रांस पहली कंपनी थी जिसने 1954 में वैट और जीएसटी इंप्लीमेंट करा था, बहुत अच्छी बात है फ्रांस की। और ये वाली चीज़ हम लास्ट मैनर ऑफ पेमेंट के चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मेरी सुनो बात ध्यान से, मेरी सुनो बात ध्यान से, मेरी सुनो बात ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि तुम्हारी जो अभी नोट्स में कवर था वो मैंने सब करा दिया, और ये काफ़ी रेलेवेंट था, खास करके जब इसकी वेटेज ही 3 मार्क्स की है, काफ़ी रेलेवेंट था। लेकिन हम जा रहे हैं सीए का पेपर देने, और आईसीआई है महान, तो इससे पहले कि कुछ एकदम से सिर पे बम फुट जाए, थोड़े कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ताकि हम सेफ साइड रहें। फटाफट मैं 2 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर फटाफट कवर कराऊंगा, ठीक है। तो बेयर विद मी, सुन लो ध्यान से, फटाफट कवर कराऊंगा, और हैंड राइटिंग इग्नोर करना मेरी, मैंने फटाफट शॉर्ट नोट में लिख लिया था, ठीक है। तो मैं कुछ फटाफट कवर करा देता हूँ। जो 246A है सेक्शन, वो बोलता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। आर्टिकल 246A बोलता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है आईजीएस इंटरस्टेट कॉमर्स के ऊपर, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर आईजीएसटी लगाने की, ठीक है। 248 आर्टिकल बोलता है कि रेजिडरी पावर पार्लियामेंट के पास है, जो जीएसटी के ऊपर लॉ बना सकती है, जो स्टेट के अंडर आते हैं, जो स्टेट लिस्ट में अगर कुछ लिखा भी हो तो। 249 और 250 आर्टिकल बोलता है कि अगर स्टेट लिस्ट में कोई मैटर था तो स्टेट के पास पावर है उस पर लॉ बनाने की, लेकिन स्टेट किसी वजह से उस लॉ को पास नहीं कर रही, उसको मेजॉरिटी नहीं मिल रही, वो आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में या कह लो कि इमरजेंसी थी, तो उसका पास होना ज़रूरी है। आर्टिकल 250 है इमरजेंसी के ऊपर, 249 है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो क्या ये कि अगर 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 पार्लियामेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो पास होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में या इमरजेंसी है, तो पार्लियामेंट पास कर सकता है। 268 में बोलता है ड्यूटीज़ लेविड बाय सीजी, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, स्टेट उसको कलेक्ट करती है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनरी एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस। इसमें मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनरी एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है ना, ये ओमिट कर दिया गया है अब, क्योंकि ये जीएसटी में सबस्यूम हो चुका है इसलिए, ठीक है जी। तो ये काटा बच चुका है, इसको अमेंड किया गया, ठीक है। 269A जो मैंने अभी ऊपर भी बोला था कि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 269A, इसको मैं थोड़ा फटाफट और बताता हूँ। जितना बता दिया उसके बाद ये तो पता ही कि भाई जो अमाउंट है पोर्शन कर दिया वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। इंटर स्टेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेवी करेगी एंड अपोर्शन करेगी स्टेट को, जो उसको काउंसिल ने रेकमेंड करा होगा, उस रेशो में पोर्शन कर लेगी, ठीक है, ठीक है। ये बड़ी छोटी सी चीज़ है बट फटाफट बोल देता हूँ। अगर किसी बंदे ने गलती से आईजीएसटी पे कर दिया, लेकिन उसको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना था, तो जाना तो था वो स्टेट के रेवेन्यू में, गलती से चला गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स का पार्ट बनेगा। सिमिलरली फॉर एसजीएसटी, कि एसजीएसटी गलती से पे कर दिया, आईजीएसटी पे करना था, तो वो नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रेदर देन इट्स पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। आर्टिकल 366 क्या है, जिसमें डेफिनेशन है जीएसटी की, गुड्स की, सर्विसेज की और स्टेट की। 286 बोलता है कि सेल और परचेज को वर्ड्स को रिप्लेस करके अब उसमें सप्लाई आ जाएगी, कुछ खास चीज़ नहीं थी। फिर एक फटाफट ये वाला सुन लो, इसकी मैं तुम्हें अभी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। जीएसटी काउंसिल का कोई भी एक्ट इनवैलिड नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कोई वैकेंसी थी या डिफेक्ट था काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कोई बंदा बैठ रहा था, एक आधा बंदा गलत बैठ गया, पूरा डिसीजन पास हो गया, वो उस एक बंदे के चक्कर में वो डिसीजन थोड़ी ना इनवैलिड हो जाएगा। कोई एक्ट या उसकी जो प्रोसीडिंग्स उसने करी हैं वो इनवैलिड थोड़ी हो जाएंगी। कोई अगर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन जो मेंबर वो रख रहे थे उसमें कोई डिफेक्ट हो गया तो भी जो एक्ट और प्रोसीडिंग है जीएसटी काउंसिल को वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। कोई भी सिर्फ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, फॉर्मेलिटी थी, कागजात थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, उस चक्कर में उसका पूरा एक्ट और प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी। काउंसिल की जो डिसीजन है उसके मेरिट ऑफ द केस पे जो डिसाइड हुआ है वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं हिलाएगी। सर आप एकदम से इतना ज़ोर क्यों दे रहे हो इस पर? सुनो फिर, ये सुनो, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सितंबर 24 का। अच्छा, सितंबर 24 में क्वेश्चन क्या है फर्स्ट चैप्टर में से? सितंबर 24 में क्वेश्चन क्या है? नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स
ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय सर्टेन रीजंस, व्हाट आर दे? 3 मार्क्स। जो मर्जी सोच लो कि सर ऑप्शंस है, हम हो सकता है नीचे वाला कराएं, हम ये कर दें, हम वो कर दें, कुछ भी बोल लो, अपन रिस्क क्यों लें भाई? जब तुम्हें चीज़ें आती हैं तो करके आओ ना। अब तुमने सितंबर 24 का पेपर देख लिया, अब तुम देख लो जनवरी 25 का भी देख लो, जो उसके बाद वाला अटैम्प्ट था, उसमें फर्स्ट चैप्टर में से क्या क्या है फटाफट दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। लिस्ट एनी 6 स्टेट टैक्सेस डेट वर सब्स्यूम्ड अंडर इन द जीएसटी रिजीम, ठीक है? तो वो लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो भी है सब पढ़ के जाना, लिख के आना, ऐसी चीज़ें नहीं मिक्स करते। ये 3 नंबर फ्री के दे रहा है यार कोई तुम्हें। फिर तुम अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो मई 25 का, जो अभी पिछला अटैम्प्ट निकला। सर इसमें फर्स्ट चैप्टर में आया क्या होगा? इसमें आया था डेफिशिएंसी इन अर्स्टवाइल टैक्स रिजीम विच लेड टू एवोल्यूशन ऑफ जीएसटी। तो इसमें क्या लिख के आना सर? इसमें लिख के आना ये वाला अरे रुक जा भाई, कहाँ आ गया मैं? लास्ट पेज पे ही आ गया इस पे लिख के आना तुम्हें ये वाला, फॉर्मेट टैक्स रिजीम में क्या डेफिशिएंसी। समझ गए? वेटेज बहुत कम है, लेकिन अपने को क्यों छोड़ना? फ्री के मार्क्स अगर पता हो, थ्योरी छोटी बहुत, ठीक है? तो मेरे प्यारे क्यूडीज, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी। आई होप तुम्हें मेरा लेक्चर, मेरे नोट्स, जो भी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, इस पर्टिकुलर नोट को, पूरे ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स को, तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, नोट्स यूज़फुल लगे हों, तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।